सबसे पहले हमारे देवास जिले के सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। आदरणीय सज्जन वर्मा जी। हमारे कैंडिडेट देवास से भाई प्रदीप चौधरी जी, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल साहब, गोपाल भोसले जी हमारे बागली से, सज्जन भैया सोनकत से, और हम सब के लाडले दीपक भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सबने स्वागत किया है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रियंका जी हमारे बीच आई है, मैं मंच सज्जन भैया को सौंपता हूं। आदरणीय सज्जन भैया। मैं हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को 1 मिनट में इस विधानसभा की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। आदरणीय प्रियंका जी, ये खातेगांव विधानसभा के पास में नेमावर क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, नर्मदा कल करके यहाँ बहती है। यहाँ जैन संत विद्यासागर जी का एक निवास भी यही है। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है बीजेपी का, उसने उसके साथियों ने इस क्षेत्र को शराब और जुए का अड्डा बना दिया। इस नेमावर की पवित्र धरती पे उसके प्रतिनिधि ने 5 आदिवासियों की हत्या, 3 बच्चों के साथ बलात्कार, उसके माता पिता 5 को हत्या करके नेमावर की पवित्र धरती पे 10 फीट गहरा गड्ढा खोद के नमक और यूरिया के अंदर 3 महीने उनकी लाशें सड़ती रही, पवित्र क्षेत्र को दूषित किया। कमलनाथ जी को जैसे ही पता चला इस जघन्य हत्याकांड का, 5-5 लाख रुपए के 5 चेक 25 लाख रुपए मैं लेके आया, उस पीड़ित परिवार को मैंने दिए। कमलनाथ जी तत्काल आए दूसरे दिन, लेकिन अगले 4 गांव छोड़ के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का इलाका लगता है बुधनी, एक बार भी इतने जघन्य हत्याकांड के आदिवासी भाई बहनों के आंसू पोंछने नहीं आया। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं साथियों, राजनीति के संत स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी जी को प्रियंका गांधी जी ने टिकट दी है। ये अब हमारा दायित्व बनता है कि भाई दीपक जोशी को हजारों वोट से जिता के कांग्रेस का एक झंडा देना, ताकि भोपाल की विधानसभा में जाके वो लगा दे। मैं आमंत्रित करता हूं भाई दीपक जोशी जी को आए और अपने साथियों को संबोधित करें। भाई दीपक जोशी जी हमारी इस चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए पधारी हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मंचासीन सभी हमारे सहयोगीगण, उपस्थित सभी माता बहनों एवं कार्यकर्ता साथियों, नागरिक बंधुओं, ये सिद्ध क्षेत्र है। भगवान सिद्धेश्वर नेमावर में विराजमान है। मां नर्मदा का आंचल इसको अपने आंचल से ढकता है। ऐसे इस क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान जैसा ढोंगी मुख्यमंत्री, मैं ढोंगी कह रहा हूं उसको, वो ढोंग करता है, ऐसे ढोंगी मुख्यमंत्री जिसने कि इस मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया। नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पर 6 करोड़ पेड़ लगाए, 6 करोड़ में से 1 भी पेड़ शिवराज सिंह चौहान दिखा नहीं सकता, क्योंकि 6 करोड़ पेड़ की राशि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की जेब में गई है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इसी क्षेत्र में जो घटना घटी, उनसे श्रीमती प्रियंका गांधी जी रूबरू हुई है। उनको इस चीज का एहसास है कि किस प्रकार की दर्दनाक घटना इस क्षेत्र में हुई है। लेकिन हम इस क्षेत्र के लिए 3 विजन लेकर काम कर रहे हैं। पहले मां नर्मदा का पानी हमारे यहाँ से दूरस्थ जा रहा है। हम जब तक हमारे एक खेत को पानी नहीं दे देंगे, तब तक मां नर्मदा को ऊपर नहीं जाने देंगे। हमारे खेत को पानी मिलेगा तभी जाएगी।
दूसरा, हम कुशासन को समाप्त करके सुशासन लाएंगे। और तीसरा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए क्षेत्र को प्रगतिशील बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ का जो विधायक है या भाजपा जो अपने आप को सनातन का पर्याय मानती है और कहती है नर्मदे हर जिंदगी भर, यहाँ के नेताओं ने नर्मदे हर जिंदगी भर को बदल लिया और यहाँ के कार्यकर्ता और नेता कहते क्या है, नर्मदा हर, जम्पर भर, बालू भर, दारू भर और आखिर में चिलम भर, चिलम भर। ये चिलम भरने वाले पार्टी के लोगों को अब ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पलटने के साथ है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं संपूर्ण हमारा क्षेत्र आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाकर, आपके नेतृत्व में एक सफल सरकार बनाकर, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में इस प्रदेश को वापस कांग्रेस को सौंपेंगे। आप कांग्रेस की तरफ से इस प्रदेश को विशेष रूप से, क्योंकि ये दिल की धड़कन है, मध्य क्षेत्र है, इसलिए आप विशेष कृपा इस पर बरसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीपक भाई, आपने सही चरित्र चित्रण किया भाजपा का और यहाँ के विधायक का। मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, जिनका चेहरा हमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद दिलाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो इतिहास लिखा है भारत की राजनीति में, उसी नक्शे कदम पे हमारी नेता प्रियंका गांधी जी चल रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रियंका जी, कृपया आप अपनी बात करें। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। चामुंडा देवी जी की जय। जय महाकाल। देवास खातेगांव की धरती को मेरा प्रणाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप काफी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं और आपका इस सभा में मैं स्वागत करती हूं। श्री दीपक जोशी जी, श्री सज्जन वर्मा जी, श्री गोपाल भोसले जी, श्री राजीव सिंह बघेल जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री मनोज रंजनी जी, श्री ओम पटेल जी, बंटू गुज्जर जी, संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, आप सबका भी इस मंच पर और इस मीटिंग में स्वागत। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस की जो कुछ घोषणाएं हैं वो पढ़ के सुना देती हूं, क्योंकि वो सबसे आपके काम की बात है। मेरी बहनों, लाडली योजना के बारे में सुना है? सुना? चलो, नहीं सुना तो और भी अच्छा है। लेकिन भाजपा ने आजकल कुछ, मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले एक योजना की घोषणा की, लाडली योजना की घोषणा। उसमें उन्होंने कहा है कि आपके खातों में थोड़े बहुत पैसे वो हर महीने डालेंगे, शायद 1200 रुपए, ये कहा है, और कुछ महिलाओं को उन्होंने भेज भी दिया। देखिए, हमारी अपनी घोषणा है, कांग्रेस की ये घोषणा है कि 1500 रुपए आपके खाते में हर महीने हम डलवाएंगे। अब उनकी घोषणा और हमारी घोषणा में फर्क क्या है, मैं बताना चाहती हूँ। बहनें बैठी हुई हैं, आप सोचो अगर आपकी कोई सहेली होती जिसकी शादी किसी के घर में हो गई, बड़े परिवार में, परिवार के मुखिया थोड़े कंजूस हैं, ठीक है, 18 साल से उसी परिवार में है, जब भी किस पैसों की जरूरत होती थी, जब भी कुछ कराना था, दिवाली के लिए कोई मेहमान आ रहे, कुछ भी करना है, तो मुखिया पैसे नहीं देते थे, खुद अपने पति के साथ वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके और कुछ करके अपने आप कमा लेती थी और उससे काम चला लेती थी। अब सोचो कि आपकी ये सहेली एक दिन आपके पास आती है और आपसे कहती है
कि सुनो, आज तो गजब हो गया। आज तो मेरे ससुर जी ने कहा कि तुम खाता खोल दो, हर महीने तुम्हारे खाते में मैं 1200 रुपए डाल दूंगा। बहुत खुश है तुम्हारी सहेली। तुम क्या कहोगी उससे? क्या कहोगी? मेरी जी तुम्हें कहती है, भाई मूर्खता मत करो, समझदार बन जाओ। 18 सालों से तुम्हें इस मुखिया ने कुछ नहीं दिया है, अब तुमसे कह रहे हैं कि खाता खोल दो, इसमें पैसे डाल दूंगा, जरूर कोई चाल होगी। यही कहती है ना तुम भी, है ना? क्योंकि इंसान का अनुभव क्या होता है, हम तो अपने अनुभव पे चलते हैं। कोई हमें कोई भी सपना दिखा दे, कुछ भी कह दे, कल कह देंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर रहे हैं, संसद में महिलाओं के लिए बड़ा आरक्षण का बिल इन्होंने पास किया, सब महिलाएं खुश हो गई, मीडिया में आया, टीवी पे आया, बड़ी इवेंटबाजी हुई, पब्लिसिटी खूब हुई, पैसे भी खर्चे सरकार ने, मोदी जी जहां जहां गए उनको माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया, महिलाओं ने उनको धन्यवाद दिया। पता चला कि 10 सालों के लिए आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगी। तो जब 10 सालों के लिए महिला इसका फायदा देख ही नहीं पाएगी, तो फिर हम आज से इसके लिए खुशी क्यों मनाएं? वही बात है, और यही मुख्य बात मैं कहना चाहती हूं कि इनकी घोषणाओं को समझो, किस लिए की जा रही है। जो 18 सालों से काम आपके लिए नहीं किया, वो चुनाव के 2 महीने पहले क्यों कर रहे हैं? कोई वजह होगी, वजह साफ है, इनकी घोषणाएं आपके वोटों को लेने के लिए होती हैं। चुनाव हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा कि किसने कौन सा खाता खोला और उसमें कितने पैसे डालते हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये आपका अनुभव है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा था? कहा था कि करोड़ों रोजगार दिलवाएंगे। 10 साल हो गए इनकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, दिलवाए? किसको रोजगार मिले? हाथ उठाओ भाई, किसको रोजगार मिले? नहीं मिले। फिर इन्होंने क्या कहा था? महंगाई कम करेंगे। बताइए बहनें, क्या हालत है आज? आप दुकान जाती हैं, सब्जी खरीद पाती हैं, कुछ भी खरीद पाती हैं? प्याज कितने का हो गया है आज? ये लोग कहते थे एक समय में कि प्याज के बहुत दाम बढ़ गए हैं, अब क्या कह रहे हैं? तो ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं जो सिर्फ चुनावी घोषणाएं। अब मैं जो पढ़ने जा रही हूं, इनको अच्छी तरह से समझो, सुनो कि क्या घोषणाएं हैं हमारी, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इन पर भरोसा क्यों करना चाहिए। देखिए, महिलाओं को जैसे मैंने कहा 1500 रुपए प्रति माह अपने खाते में, आपके खाते में जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, 2600 रुपए दिया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2500। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं? चुनाव के आधार पर नहीं कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपके पास में है, पास वाला प्रदेश है, पड़ोसी प्रदेश है आपका। 2400 रुपए धान मिल रहा है, अभी कांग्रेस की सरकार खरीद रही है धान 2400 रुपए में आज के दिन, और चुनाव के लिए नहीं किया गया था, ये काफी समय से चल रहा है। उस आधार पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम 2600 का गेहूं और 2400 का धान खरीदेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि किसान के कर्ज माफ किए जाएंगे। अब किस आधार पे कह रहे हैं? हम इस आधार पे कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेशों को देखो, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, कर्नाटका में किए थे, और आज हम कह रहे हैं कि आपके कर्ज माफ करेंगे। क्योंकि जब 15 महीनों के लिए मध्य प्रदेश में आपने पिछली सरकार कांग्रेस की चुनी थी, तो उन्होंने, कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था। तो हम उस आधार पर कह रहे हैं कि फिर से आपके कर्ज को माफ किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली की बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली की बिल हाफ होगी, मतलब आधी की जाएगी। इसका भी आधार है, ये भी पहले किया गया था और कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है आज भी। पुराना पेंशन यहां लागू होगा।
पुराना पेंशन राजस्थान में आज लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है और कर्नाटका में लागू है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में भी पुराने पेंशन को लागू करेंगे। गैस सिलेंडर को हम 500 रुपए में देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको 425 रुपए में मिलता था। आज कहीं भी जाए 1200 रुपए, 1400 रुपए में। हाँ, चुनाव आ रहा है, उसको चुनाव के लिए कम कर दिया, वो अलग बात है। देखिए बहनें, सुन लीजिए, ये नहीं है कि पिछले 5 सालों से, जब से इनकी सरकार रही है 18 सालों से, आप संकटों का सामना नहीं कर रही थी। ये नहीं है कि उस समय आप गरीब नहीं थे, आप आज गरीब हैं चुनाव से पहले। तो ये सारी स्कीमें उस समय क्यों नहीं लागू की इन्होंने? आज क्यों बता रहे? सरकार तो इन्हीं की थी ना, सरकार इन्हीं की थी, तो रोजगार क्यों नहीं दिए? मध्य प्रदेश में आज तमाम पद खाली क्यों हैं? बताइए। यहाँ नौजवान खड़े हैं, आप सबने कहा रोजगार नहीं दिए, लेकिन आपको मालूम है कि कितने पद खाली पड़े हैं? कि जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देखें, तमाम पद 90% से ज्यादा हर स्तर पर खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, क्यों नहीं भरे? आपकी सरकार रही है 18 सालों से, भैया आप भर सकते थे। आजकल तो नौजवान कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में आजकल माँ बाप मेहनत इसलिए करते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे और उसका भविष्य मजबूत बने, उसको अच्छा रोजगार मिले। तो तमाम पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, कईयों ने भर्ती की परीक्षाएं की, भर्ती की परीक्षाओं में भी आपने घोटाला कर दिया। आपने दिए रोजगार मिला? पद खाली पड़े हैं ना, घोटाला हुआ होगा उसमें, और क्या है ना। इस प्रदेश में जितने घोटाले हुए हैं शायद देश के किसी और प्रदेश में नहीं हुए होंगे इनके कार्यकाल में। मेरे पास एक लंबी लिस्ट होती थी, मैं पढ़ के थक गई। मैंने कहा भाई मैं पढ़ना छोड़ दूं। सबको मालूम है कि भ्रष्ट सरकार है और घोटाले पे ही चलती है। आपसे पैसा लिया जाता है, छीना जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता खा जाते हैं। सब जानते हैं। आप जानते होंगे, आपने भर्ती की परीक्षा दी, जब आप किसी काम के लिए जाते हैं या किसी सरकार के किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं काम कराने के लिए, तो बगैर घूस के होता है? नहीं होता ना। क्या सरकार का काम है कि आपसे घूस ले, कि सरकार का काम है कि आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में डाले? बताओ। सही तरह से सरकार चलेगी ना, तो आपकी जो संपत्ति है वो आपके जेब में वापस डाली जाएगी। कैसे? ये जो घोषणाएं मैं कर रही हूं, ये जो स्कीम है, ये वही स्कीम है जिनसे जो आपके पैसे हैं वो आपके पास वापस आए। क्योंकि जो सरकार के पैसे हैं ना, वो सरकार के नहीं होते भाई और बहनों। सरकार का नाम होता है उस पे, वो है आपके देश के पैसे हैं, प्रदेश के पैसे हैं। तो अगर आपके लिए नहीं खर्चे जा रहे हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको सवाल उठाना चाहिए। आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि ये किसानों का क्षेत्र है, ठीक है? अब आप इतने संकट में हैं, यहाँ के किसान रो रहे हैं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल हर चीज पे जीएसटी लगा रखा है, ट्रैक्टरों पे जीएसटी है, इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी, खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, नर्मदा जैसी महानदी है यहाँ, लेकिन पानी नहीं मिलता। आपने प्याज उगाई, उसका क्या हुआ? निर्यात के समय ड्यूटी बढ़ा दी, उस समय आपसे कम दाम में खरीदा, और आज 100 रुपए का हो गया है ना प्याज। तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इस जमीन को सींच रहे हैं, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे लिए ये सरकार क्या कर रही है? ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सवाल आप उठाएंगे नहीं तो आपके साथ 5 साल और वही होगा जो हो रहा है आज, और गलत हो रहा है। आपका पैसा आपसे लिया जा रहा है, टैक्स से लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो हैं, जिससे आपको रोजगार मिलता था, जिससे आपको ऐसी नौकरी मिलती थी कि कोई
खदेड़ नहीं सकता था आपको बेवजह। प्राइवेट की नौकरियों में तो कभी भी निकाल दें, सब सरकारी नौकरी चाहते थे। क्यों? क्योंकि नौकरी की सुरक्षा होती थी, रोजगार का सुरक्षित महसूस होता था इंसान जब उसको वो रोजगार मिलता था कि चलो बाद में 20 साल बाद पेंशन भी मिल जाएगा। अब आप देखिए, आप सरकारी कंपनियां को लीजिए, जितनी सरकारी कंपनियां हैं सारी इन्होंने बेच डाली। सच है कि नहीं है? हवाई अड्डे किसके हैं आज? सरकार के हैं। किसके? अदानी जी के हैं। बंदरगाह किसके हैं? बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां किसकी हैं? अदानी जी आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? आपके पेंशन को सुरक्षित रखेंगे? ये सरकार ही आपके पेंशन को सुरक्षित नहीं रख रही है। आज आप 20 साल के लिए नौकरी जब सरकार में नौकरी करते हैं, आपको पता नहीं कि जो हर महीने आपके वेतन में से पेंशन निकाला गया था 20 सालों के लिए, आपको खुद नहीं पता कि सरकार ने इसका कहाँ निवेश किया है, खुद नहीं पता। इसीलिए सरकारी कर्मचारी कहता है मुझे पुराना पेंशन चाहिए, क्योंकि कहता है भाई 20 सालों से तुमने हर महीने सरकार ने मेरे से पैसे लिए, आज 20 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं भाई कहीं तुमने गलत जगह डाल दिए ये पैसे और पैसे गवा दिए, मैं क्या करूंगा? मैं तो 20 सालों के लिए मैंने काम किया है इन पैसों के लिए। यही कह रहा है कि भाई मेरे हाथों में दे दो, मेरी कमाई है, मैं हिफाजत करूंगा, मुझे कहीं डालना है इन्वेस्टमेंट डालूंगा, मुझे कुछ बनाना है अपने लिए घर बना लूंगा, आप दे नहीं रहे। तो ये परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ये है कि अगर आपका प्रदेश इस मोड़ पे आ गया है, 18 सालों से भाजपा की सरकार है, 18 सालों से इनकी राजनीति चल रही है। लोग कहते हैं मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला है। बहुत बढ़िया। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको इस राजनीति से? जब जब चुनाव आया धर्म की बात उठा ली। आपके जज्बात है धर्म से जुड़े हुए, किसके नहीं है? कौन सा ऐसा देशवासी है जिसके जज्बात, जिसका दिल धर्म की बातों से जुड़ा नहीं है? बताइए, कोई नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो जब धर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो आप आंखें नहीं खोलेंगे? जब धर्म की बातें होती हैं और उस पर वोट मांगा जाता है, आप आंखें नहीं खोलेंगे? मैं किसी के घर गई, एक गांव में एक लड़की थी यूपी में, उसके घर गई, छप्पर फटा हुआ था, ऊपर से बारिश आ रही थी, नलके में पानी नहीं है। मैंने पूछा बिजली आती है? कहती है नहीं। तो थोड़ी बातचीत हुई, मैंने पूछ लिया भाई वोट किसको दोगे? कहती है दीदी वो धर्म की बात करते हैं, हम उन्हीं को देंगे। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर 5 साल और जियो इस तरह। क्योंकि राजनीति जो है ना, सबसे पहला मकसद क्या है उसका? अगर नेता भूल जाता है, अगर जनता एहसास नहीं दिलाती, तो तरक्की नहीं हो सकती आपकी। सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा राजनीतिक मकसद यही है कि आपकी सेवा होनी चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए, गांव को सशक्त करना चाहिए, रोजगार बनाने चाहिए। ये है राजनीतिक मकसद। ये मकसद नहीं है कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली, सबके जज्बात उभार दिए, उस पर वोट ले लिए, बटोर लिए और बैठ गए सत्ता में मौज खाने। ये नहीं है मकसद। और मैं आपसे शिकायत करूंगी कि आपने एक ऐसी परिस्थिति बना दी है इस देश में कि सारे नेता जो सत्ता में बैठे हैं इस बात को भूल गए हैं, और आपने ये परिस्थिति आपने बनाई है। आपसे शिकायत है, क्योंकि आप जागरूक नहीं बन रहे हो। जागरूकता इसमें है कि आप समझो कि शक्ति लोकतंत्र ने ना, ये महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, पंडित नेहरू जी, इन सब ने आजादी की लड़ाई किस लिए लड़ी? पटेल जी, अंबेडकर जी किस लिए लड़ी? अंग्रेजों का शासन था, जनता के हाथों में कोई शक्ति नहीं थी। आजादी की लड़ाई अपनी आजादी के लिए नेताओं ने नहीं लड़ी, आपके पूर्वजों ने नहीं लड़ी, आपकी आजादी के लिए लड़ी। इसका मतलब है कि जब इस देश में लोकतंत्र है,
लोकतंत्र का मतलब है देश में सबसे शक्तिमान, सर्वोपरि कौन है? जवाब दो मुझे, कौन है? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी है? जनता है देश की? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं? नहीं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये जो तुम खड़े हो ना यहाँ, तुमने जो परीक्षा दी, तुम हो सबसे शक्तिमान। तुम्हारे हाथों में शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे भाइयों के हाथों में, तुम्हारी बहनों के हाथों में। इस देश के नौजवान के भविष्य को बनाना सरकार का दायित्व है, धर्म है, और कोई धर्म नहीं होना चाहिए नेता का। सिर्फ एक धर्म होना चाहिए कि आपको सशक्त करे। इसीलिए जब नेता आपके सामने मंच पे खड़ा होता है तो मन बना लो, अगर घोषणा करता है, अगर तुम्हारे सामने कह के जाता है कि कुछ करेगा और करके नहीं दिखाया उसने 5 सालों में, तो मन बनाओ को इसको खदेड़ दोगे, उसको निकाल दोगे। बहुत आदत बिगाड़ दी है बहने, बच्चों की आदत नहीं बिगाड़ते हम। बच्चा गलत करता है, हम थप्पड़ मार लेते हैं, बोल देते हैं अगली बार करोगे देखना, डर जाता है, कोने में खड़ा कर देते हैं। बच्चे को टोकते हो, अपने नेताओं को नहीं टोकते। बार बार झूठ बोलते रहे,